मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अरिस्टोटल यानी कि एक वेस्टर्न फिलोसफर के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलोसफर की पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में वो कहाँ से बिलोंग करता था, उसका जन्म कब हुआ था, या उसके जो खुद के सेल्फ ओपिनियन थे किसी भी स्टेट के बारे में या किसी भी ऐसी टॉपिक के बारे में, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जब हम अरिस्टोटल की बात करते हैं, देखिए अरिस्टोटल जिसको हिंदी में अरस्तु के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश में हम कैसे नाम यूज़ करते हैं, अरिस्टोटल नाम ही उसको यूज़ करते हैं। तो जो अरिस्टोटल है उसको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, फादर ऑफ साइंस भी उसको बोला जाता है, यानी कि विज्ञान का पिता, और साथ साथ में पॉलिटिकल साइंस का फादर भी इसको बोला जाता है। देखिए विज्ञान का पिता इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड, अगर फैमिली बैकग्राउंड की हम बात करें तो इसके फादर, मदर, ग्रैंड फादर और उनके भी जो फादर हैं, इनकी जो पीढ़ी है वो मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई है। तो इसी वजह से जो मतलब इसका जो बैकग्राउंड है उसके बेस के आधार पर बायोलॉजी का पिता, जूलॉजी का पिता, यानी टोटल जो साइंटिस्ट है, मतलब जो यूँ कहें कि विज्ञान के पिता के नाम से भी इनको जाना जाता है। और साथ साथ में इनका जो व्यवहार था या इनका जो मतलब इंटरेस्ट था पॉलिटिकल साइंस में, तो उन्होंने भी काफ़ी हद तक उनको स्टडी किया है इसमें। तो पॉलिटिकल साइंस का भी इसको पिता बोला जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इनके ओपिनियन यूँ कहें कि पॉलिटिकल साइंस को एक तरह से क्रिएट करने वाले ही अरिस्टोटल थे। देखिए इसमें बताया गया कि आज विश्व अरस्तु से एथेंस के विचारक के रूप में परिचित है। एथेंस जो यूरोपीय कंट्री के अकॉर्डिंग हम उसको जानते हैं, उस समय में एथेंस थे। तो एथेंस क्या थे वो उस समय, अरिस्टोटल, प्लेटो, इन्हीं तरह के जो नाम हैं इन्हीं से फेमस थे वो। तो उनका जन्म 384 यानी कि 384 ईसा पूर्व में मकदूनिया के तट पर एक स्टैरिगिरा नामक स्थान था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता शाही चिकित्सक थे, यानी कि रॉयल मतलब डॉक्टर्स जिनको बोलते थे, रॉयल्टी वाले जो डॉक्टर्स होते थे वो उनको बोला जाता था। उनके पिता रॉयल मेडिकल से रिलेटेड थे। मकदूनिया में राजतंत्र था, मोनार्ची सिस्टम था, और उनके जो नगर राज्य वहाँ पे नहीं देखने को मिलते थे ना, कि पूरा का पूरा एक वहाँ पे मोनार्ची सिस्टम था। उस मोनार्ची सिस्टम में कम्प्लीटली वहाँ पे सिर्फ एक ही राज्य, कम्प्लीटली वन स्टेट ही होता था, वहाँ पे कोई छोटे छोटे नगर या राज्य नहीं थे। 17 वर्ष की अवस्था में वह प्लेटो की कीर्ति से बहुत अधिक आकर्षित हुआ, यानी कि जो प्लेटो था वो उसका गुरु था, और उसके एकेडमी में उसने अपनी जो भी एजुकेशन थी वो कंप्लीट की थी। तो ऐसी एजुकेशंस के बाद में जब वहाँ पे वो रहा, उसने प्लेटो देखा कैसे वो एक्टिविटी करते थे, कैसे उनके सेल्फ ओपिनियन थे, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्लेटो का देखने को मिला है। तो वहाँ तो जब वो पूरा तरीके से वो अट्रैक्ट था प्लेटो के प्रति, तो वो एथेंस आ गया, यानी कि वो क्या करता, उसकी बुक्स पढ़ता था, उसके बारे में सुनता था, उनके ओपिनियन पढ़ता था। तो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन उसको प्लेटो से हो गया था कि वो पढ़ने के लिए उसके खुद की एकेडमी में उसने वहाँ पे एडमिशन्स ले लिया था। अपनी पूरी जो एजुकेशन थी उसका पूरा का पूरी जो जर्नी थी वो उन्होंने वहाँ उसकी एकेडमी में, यानी कि प्लेटो की एकेडमी में कंप्लीट की। बाद में प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु एकेडमी में न रह सका, यानी कि उसका एक जो गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, अगर वो जिस भी उसमें मतलब अगर किसी एकेडमी में हैं तब तक हम वहाँ पे बने रहते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो एकेडमी में नहीं है, किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाए या वो वहाँ से चले जाएँ, तो एक शिष्य के लिए वहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है। तो जो अरस्तु था उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था वहाँ पे रहना। तो इसी वजह से वहाँ पे वो एथेंस वो छोड़ कर के चला गया था। और उसके मन में ये कि चलो प्लेटो जो उसका गुरु था, जब उसकी डेथ हो चुकी थी उसके बाद एकेडमी को संभालने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसको दी जाएगी, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जबकि प्लेटो के जो क्योंकि वो बाहर से आया था, वो विदेशी था, इस वजह से उसको वहाँ पे उस पोस्ट को वो रखने नहीं दिया गया, उसको वहाँ पे वो काम करने नहीं दिया गया, तो वो वहाँ से वापस चला गया। तो इसके बाद मतलब उसका जो पूरा का पूरा एकेडमी का जो काम था वो किसने संभाला, वो एक प्लेटो का भतीजा वहाँ पे रहता था, उसने वहाँ पे उसको पूरा कम्प्लीटली वो काम संभाला। उसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ अरिस्टोटल। देखिए यहाँ पे अरस्तु के कुछ मेथड को हम यूज़ करते हैं जिन्होंने उसने यूज़ किया। एम्पेरिकल मेथड को यूज़ किया है उन्होंने, जिसको साइंटिफिक तरीका भी बोला जाता है, साइंटिफिक फैक्ट के आधार पर, जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, मेजरमेंट तैयार की जाती है, उसके बाद एक्सपीरियंस किस बेस पर फैक्ट और डाटा के आधार पर एक्सपीरियंस किए जाते हैं, जिसमें ह्यूमैनिटी एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया जाता है। ह्यूमैनिटी एक्टिविटी अलग से इन्वॉल्व की, जिसमें इमेजिनेशन,
रीजनिंग, जजमेंट, यानी कि क्या इमेज करता है हमें। जब हम ह्यूमन बिहेव को एनालाइज करते हैं, उसको मतलब स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या देखें, इसकी इमेजिनेशंस करनी होती है, कल्पना करनी होती है, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचना होता है, फिर उस पर काम करना होता है, वर्क करना होता है। रीजनिंग के आधार पर हम उसके माइंड लेवल या जो उसकी इक्वालिटी होती है, जो उसकी कैपेबिलिटी होती है, उसको हम एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद में हम उसको जजमेंट कर देते हैं कि वो कितने हद तक, किस आधार पर वो कैपेबिलिटी है उसके अंदर, या वो किस आधार पर उसको मतलब वहाँ पे काम कर सकते हैं। थ्योरी एक मॉडल की तरह यूज़ की जाती है, उसके बाद एक्सप्लेनेशंस टोटल उसका किया जाता है। तो जो अरस्तू की जो मेथड की जब हम बात करते हैं, तो ये मेथड बिल्कुल उसका साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है। जिस तरीके से साइंस में भी जब हम लेबोरेटरी में काम करते हैं, कुछ हमारे पास डाटा होते हैं, कुछ हमारे पास मटेरियल्स होते हैं जिसके आधार पर हम सर्च करते हैं, लैब में प्रैक्टिकल्स करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के बेस पर जब हमें कोई भी चीज़ स्टडी करनी होती है, एक्सपेरिमेंट करनी होती है, तो हमारे पास कुछ डाटा होने चाहिए। वो भी ऐसे जैसे साइंस में होते हैं, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस, आर्ट के सब्जेक्ट्स में भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारे पास ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, मेज़रमेंट होने चाहिए, जिसके आधार पर फैक्ट, डाटा यानी कि फैक्ट, एक रियलिस्टिक कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए। इमेजिनेशन नहीं, इमेजिनेशन सिर्फ हम काम करने से पहले उसमें कर सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी को देखने के लिए कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर रूप से अगर हमें वहाँ रियलिस्टिक में देखना है, कुछ मतलब और एक्स्ट्रा उसमें देखना है, तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फैक्ट के आधार पर स्टडी करना पड़ेगा। और फैक्ट क्या होता है, ट्रुथ, जो चीज़ें होती है, जो सत्य, जो सही चीज़ें होती हैं, जो सच होती हैं, उनकी वहाँ पे स्टडी किया जाता है, उनको उसके आधार पर डाटा एनालाइज किया जाता है, थ्योरी तैयार की, पूरा मॉडल वहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन वो टोटल वहाँ पे देते हैं। तो पूरा का पूरा एक जो मेथड, जो डायग्राम से यहाँ पे तैयार किया गया है, ये है कि जो अरिस्टोटल थे, जो अरस्तु थे, वो पूरी तरीके से एक साइंस की तरह उसको यूज़ किया करते थे कि पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट ए आर्ट सब्जेक्ट्स बट इज़ ए क्या है, ये साइंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें साइंस की तरह ही मेथड यूज़ होता है, साइंस की तरह ही हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस की तरह ही हमारे पास डाटा, फैक्ट वगैरह जितने भी मेजरमेंट है वो अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली उसने एक साइंस को ही माना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इंडक्टिव मेथड का। देखो सबसे जहाँ पे उसने कही साइंटिफिक तरीके की अगर हम बात करें, साइंस के वैज्ञानिक तरीका उन्होंने अपनाया, तो इंडक्टिव मेथड को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जिसमें ऑब्जर्वेशंस, पैटर्न, डेनेसिटी, हाइपोथेसिस और उसके बाद थ्योरी को एक्सप्लेन करना। तो जब हम इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं, तो यह पद्धति यानी कि यह थ्योरी ऐतिहासिक प्रवृत्ति यानी कि जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है वहाँ से लेती है, दृष्टिकोण, जो डायरेक्शंस हैं, परंपरा, ट्रेडिशनल, जनमत का सम्मान, ये सारे के सारे टॉपिक उसमें कवर किए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे मतलब निर्धारित होता वो सब कि जो थ्योरी है बाद में जो एक्सप्लेन करना है वो किस आधार पर हम लोग कर सकते हैं। और यथार्थवादी दृष्टिकोण इसी पद्धति का मूल तत्व माना जाता है। यानी कि जो अरस्तु है, देखिए जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो के थ्योरी में हम इमेजिनेशंस को सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, इमेजिनेशंस पे ही उसका फोकस था। उसने बहुत सारी चीज़ें कल्पनाशील में बताई है जो रियलिस्टिक में हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब हम अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु ने रियलिस्टिक पर ज़्यादा फोकस किया है, रियलिस्टिक पर ज़्यादा बल दिया है कि चीज़ें जो स्टेट है, स्टेट में चीज़ें फैक्ट और डाटा के आधार पर होनी चाहिए, फैक्ट होना चाहिए जो बिल्कुल ट्रुथ के बेस पर होता है। तो यहाँ पे इस तरीके की बताया है कि जो इंडक्टिव मेथड है वो पूरा का पूरा साइंटिफिक मेथड होता है, उससे मतलब एक तरीके से साइंस की तरफ वो काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बुक्स को, तो अरिस्टोटल की दो ही फेमस बुक्स है, इसमें से जो मोस्ट फेमस है वो पॉलिटिक्स है और द एथेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पूरा एथेंस का अरिस्टोटल ने अपने बुक्स के माध्यम से, अपनी कृति, अपनी राइटिंग्स के माध्यम से वहाँ पे पूरी तरीके से एथेंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में इस बुक्स में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, उसको क्रिटिसाइज़ किया है, यानी कि उसके हर एक गुण, जो मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, वो अपने बुक्स में इसमें बताए हैं। और इसी तरीके से दूसरी बुक्स है जो बहुत फेमस है, द पॉलिटिक्स, उसकी जैसे प्लेटो की रिपब्लिक थी, ऐसे ही जो अरिस्टोटल है, जो अरस्तु है, उसकी फेमस बुक्स है पॉलिटिक्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे उसने पूरी की पूरी जो एथेंस है, जो वहाँ का राज्य था, जो उसका मतलब खुद के सेल्फ ओपिनियन थे, उसके हिसाब से उसने अपने बुक्स में एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर ऑफ स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु के अकॉर्डिंग जो स्टेट है उसके क्या फीचर्स होने चाहिए, तो उसने थोड़ा सा फीचर्स के बारे में बताया कि जो राज्य है वो एक स्वाभाविक समुदाय उसने माना है, यानी कि फिर उसने बताया कि राज्य व्यक्ति से पहले की संगठन उसने बताया है।
कि जो अरस्तु है वो कहता है कि राज्य व्यक्ति के आने से भी पहले का बना हुआ होता है, और उसमें जब लोग आते हैं, उनके समूह आते हैं, तो वो एक साथ बैठ कर एक साथ स्पेंड करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिलोसफर कहते हैं कि नहीं, पहले इंसान आए थे, उनके समूह बने थे, उन्होंने अपनी लाइफ को मतलब डिसिप्लिन बनाने के लिए, अपनी लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए उन्होंने उसमें राज्य को इस्टेब्लिश किया, राज्य को क्रिएट किया, और वहाँ पे एक व्यक्ति के हाथ में पावर थी ताकि वो सही तरीके से मैनेजमेंट संभाल सके, दो लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको वहाँ पे क्लियर आउट कर सके। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई है। फिर अगर बात करें और ज़्यादा की और कौन कौन से फीचर्स उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं कि राज्य को उसने सर्वोच्च समुदाय बनाया है, कि दिस इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इन हिज आइडियल स्टेट, जो आपने इसमें भी देख रहे हैं हमारे मतलब शो हो रहा है कि आइडियल स्टेट, जो अगर उसकी जो आइडियल स्टेट के बारे में बताया है, वहाँ पे कानून को राज्य में सबसे सुप्रीमेसी उसने बताया है कि जो कानून होता है वो स्टेट में एक सुप्रीम होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है, किसी भी छोटे या बड़े इंसान के लिए अलग अलग कानून नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में, राज्य स्वरूप जैविक है, यानी कि राज्य क्या है, वो रियलिस्टिक के बेस पर काम करता है, इमेजिनेशन के बेस पर नहीं काम करता है। अगर राज्य में 2 दिन के लिए हैप्पीनेस है तो अगले 2 दिन के लिए दुख भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, क्योंकि स्टेट में जितने लोग रहते हैं, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस भी होंगे। तो उस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो स्टेट में रहती है। फिर बात करते हैं एक आइडियल स्टेट की, कि आइडियल स्टेट के क्या फीचर्स है अरिस्टोटल के। तो आइडियल स्टेट बिल्कुल मतलब ऐसे जैसे जो फीचर्स हमने इसमें डिस्कस किए थे कि एक तरीके से कैसे एक आइडियल स्टेट कैसा होता है कि बस उसके खुद का वो एक समुदाय रखता है, सुपरमेसी लॉ वो क्रिएट करता है, सबसे ऊपर वो कानून को रखता है। तो मॉरल जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उसमें कौन कौन सी होती हैं, तो आइडियल स्टेट बिल्कुल वैसे ही होता है। एक आदर्श राज्य कैसे होता है, वहाँ पे हर लोग खुश रहते हैं, वहाँ पे हर एक व्यक्ति खुश रहता है, उसकी हर एक ज़रूरत जो उसकी लाइफ से रिलेटेड है वो वहाँ पे कंप्लीट होती है। वहाँ के जो भी मोनार्ची सिस्टम हो या डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, कोई सा भी सिस्टम हो, वहाँ पे जितने भी सिटीजन्स रहते हैं सबकी नीड वहाँ पे पूरी कराई जाती है। और एक तरीके से ये एक आइडियल कि एक आदर्श राज्य क्या होता है जहाँ पे हर एक व्यक्ति की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पूरी तरीके से यहाँ पे जो अरिस्टोटल है उसकी थोड़ी सी मतलब बेसिक है या उसकी लाइफ है, उसकी जो ओपिनियन है वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके ओके।